नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज मैं जिस विषय पर लेक्चर दे रही हूँ उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोटिव्स या डिजाइन या नमूने क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ये लेक्चर जो है बीएससी पार्ट 3 होम साइंस की छात्राओं के लिए, साथ ही साथ फैशन डिजाइनिंग की छात्राओं के लिए उपयोगी है। इनका विषय है अपैरल मेकिंग एंड फैशन डिजाइनिंग। तो पिछली लेक्चर में मैंने बताया था कि डिजाइन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या अर्थ है, उनका वर्गीकरण कैसे होता है। उस पिछले वाले जो वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने जाना था कि बेसिक या आधारी रूप में यदि हम देखें डिजाइन तो ये दो प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक डिजाइन होते हैं जो, और दूसरे होते हैं सजावटी या फिर अप्लाइड या व्यवहारिक डिजाइन जिसे हम कहते हैं। इसके आगे जो है वो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मोटिव्स के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार के डिजाइन हम अपने फैब्रिक में या अपने डिजाइनिंग के लिए, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिजाइन भारतीय इतिहास में इसका काफी महत्व रहा है। कोई भी सामाजिक कार्य हो या फिर धार्मिक कोई भी व्यवस्था हो, जैसे पूजा है या पूजा स्थल मंदिर है, विभिन्न प्रकार के दो रीति रिवाज हमारे यहाँ होते हैं, चित्रकला है, मूर्ति कला है, संगीत है, नाट्य है, इन सभी कलाओं में डिजाइन या नमूने जो है वो मुख्य रूप से अपना विशेष महत्व या स्थान रखते हैं। चित्रकला में जो डिजाइन बनाई जाती हैं, आकारों में भरे रंग, डिजाइन बनाने में उपयोग की गई जो विभिन्न आकृतियां होती हैं, उनके जो आकार प्रकार होते हैं, उसमें जो कोई यदि ह्यूमन फिगर बनाया गया है तो उसकी जो भाव भंगिमा होती है, वो सभी चीजें जो होती हैं और उसका जो विषय होता है वो एक स्थान काल स्थिति, प्लेस टाइम सिचुएशन के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। साथ ही मनुष्य ने हर दौर में अपना कुछ नया करने की कोशिश की है, कुछ नया बनाने की, कुछ नए करने की कोशिश की है, और इसी नवीनता को पाने की या प्राप्त करने की चाह में मनुष्य ने बहुत अधिक इस क्षेत्र में प्रगति की है। और यही कारण है कि प्राचीन काल के समय में जो चित्रकारी या डिजाइनिंग का काम होता था, उसके डिजाइन तो हम अभी भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें काफी कुछ जो है विकास जो है वो देखने को मिलता है। आलेखन या डिजाइन जो होती है, इसमें मुख्य रूप से कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए डिजाइन के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जैसे अनुपात है, संतुलन है, बल है, दोहराव है या फिर लय है। इन बातों को हम ध्यान में रखकर किसी डिजाइन को बनाएंगे तो डिजाइन जो है वो सुंदर और आकर्षक बनती है। साथ ही साथ इसके कुछ तत्व होते हैं, इस कला के कुछ तत्व होते हैं, जैसे लाइन हो गया, फॉर्म हो गया, टेक्सचर हो गया, कलर हो गया। इन सब बातों का भी हमें डिजाइनिंग के समय खास ख्याल रखना चाहिए। वस्त्रों पर डिजाइन का रूपांतरण, मतलब किसी भी वस्त्र पर डिजाइन जो है उसको हम छपाई के द्वारा, बुनाई के द्वारा, एम्ब्रॉयडरी के द्वारा या फिर पेंटिंग के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं, या ये करना ऐसा संभव होता है। टेक्सटाइल डिजाइन नमूनों की सहायता से बनाए जाते हैं। नमूने मतलब डिजाइन, ठीक है, जो आकार या फूल पत्ती या जिस टाइप का भी डिजाइन आप यूज करें, कोई एनिमल फिगर है, कोई ह्यूमन फिगर है ना, कोई जानवर का चित्र है या फिर कोई फूल पत्ती बेल लताएं हैं, तो ये सारे टेक्सटाइल डिजाइन जो होते हैं नमूनों की या डिजाइन की सहायता से बनाए जाते हैं। और मोटिफ को या नमूने को छोटे छोटे लघु या यूनिट्स में, इकाइयों में इनको बांटा जाता है, और इन्हीं इकाइयों का हम बार बार जब एक के बाद इनको रखते जाते हैं, बनाते जाते हैं, तो इससे एक डिजाइन जो है वो तैयार होती है। मतलब इसको हम दोहराते हैं या रिपीट करते हैं। एक डिजाइन जो यूनिट के रूप में होती है, इकाई के रूप में, उसी इकाई को हम बार बार दोहराते हैं, तो जिससे एक पूरी डिजाइन बनकर तैयार होती है। एक या एक से अधिक डिजाइन की पुनरावृत्ति के द्वारा वस्त्र में अलंकरण का कार्य किया जाता है या वस्त्र को सजाने का कार्य किया जाता है, और मोटिफ को या नमूने को सही स्थान पर सही तरीके से रखा जाना ही डिजाइनिंग की प्रक्रिया कहलाती है। एक कलाकार जो होता है, एक डिजाइनर जो होता है, उसके लिए डिजाइन की प्रेरणा का स्रोत कुछ भी हो सकता है। वो कहीं से भी
प्रेरणा ले सकता है, चाहे वो देश विदेश की पुरानी चित्रकारी पेंटिंग्स हो या फिर हमारे यहाँ की महलों में की गई चित्रकारी हो, मंदिरों में की गई चित्रकारी हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कलाकार जो है वो प्रेरणा के रूप में कहीं से भी डिजाइन ले सकता है और फिर उसको अपने तरीके से उसमें कुछ अपना देकर उसको तैयार करता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से डिजाइन की अभिकल्पना या उसमें एक उद्देश्य खोजकर अपने डिजाइन की रचना करते हैं। कौन करते हैं? एक डिजाइनर। डिजाइनर जो क्या होता है, सोर्स उसका कहीं भी हो, मान लो कहीं से भी उसने अपने डिजाइन को लिया हो, उसकी प्रेरणा कहीं से भी उसने पाई हो, लेकिन उसमें वो अपनी एक कल्पना, एक अपना इमेजिनरी जो उसकी शक्ति होती है उसको लगाकर एक किसी उद्देश्य की खोज कर उस डिजाइन को वो कंप्लीट करता है, बनाता है और इस तरह के जो विशिष्ट उसके डिजाइन होते हैं वो उसके डिजाइन संग्रह में वो रखता है। डिजाइन को हम किसी भी पैटर्न या नमूने की सजावटी आकृतियां कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आकृति या जिसे हम देखें डिजाइन बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन होती है जो कि उसका बेस ढांचा या रचना होती है, और जब हम इसको सजाते हैं, इसमें कुछ नई चीजों को अप्लाई करते हैं तो वो डेकोरेटिव डिजाइन में बदल जाती है। और इस तरह से डिजाइन को हम किसी भी पैटर्न या नमूने की सजावटी आकृतियां कह सकते हैं। मोटिव कैन बी टेकन एज द डेकोरेटिव फिगर्स ऑफ अ पैटर्न। नमूने किसी भी डिजाइन का मुख्य भाव या विचार होते हैं। ठीक है, और इसके प्लेसमेंट से वस्त्र की बाहरी दिखाई देने वाली जो सतह होती है उस पर इसको प्लेस किया जाता है। यदि किसी भी, जैसे हम कहीं प्रिंटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फैब्रिक प्लेन फैब्रिक होता है जिसपे हम ब्लॉक की सहायता से डिजाइन को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, जिससे वो पूरी जो फैब्रिक होती है वो डिजाइन वाली बन जाती है, उसे पूरी फैब्रिक में डिजाइन आ जाते हैं। तो डिजाइन का मुख्य भाव जो होता है या विचार जो होता है उसमें हम ये देखते हैं कि उसको किस तरह से हम स्थानांतरण करें, उसका किस तरह से उसका प्लेसमेंट करें ताकि वो बाह्य रूप से दिखाई देने में सुंदर और आकर्षक प्रतीत हो। सामान्यतः किसी भी वस्तु की सादी सतह से तुलना करने पर नमूनेदार सतह या डेकोरेटिव सरफेस ज्यादा प्रभावी प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब किसी प्लेन यदि सरफेस को आप देख रहे हैं और उसके साथ साथ आप किसी डिजाइन वाले सरफेस को देखते हैं, सतह को देखते हैं, तो जो नमूनेदार या डिजाइन वाली सतह होगी वो आपको ज्यादा आकर्षित या ज्यादा प्रभावित करेगी। प्रयोग के अनुसार वस्तु का परिमाण या उसका डायमेंशन जो होता है डिजाइन का, उसका वो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हो सकता है। और डिजाइन या नमूने के रूपांतरण में कला के तत्व और डिजाइन के सिद्धांतों में आपसी समन्वय रखकर ही ये कार्य किया जाता है। मतलब किसी भी डिजाइन को यदि हम बनाते हैं तो उसमें कला के तत्व और डिजाइन के जो सिद्धांत होते हैं इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाकर या इनका सही तरीके से उपयोग करके हम किसी भी डिजाइन को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। डिजाइन में जो निहित तत्व हैं उनमें मुख्य रूप से दोहराव जो होता है और सौंदर्य बोध का होना जरूरी होता है। मतलब किसी भी चीज को आपने अभी देखा, मैंने बताया कि हम उसको रिपीट करते हैं किसी एक डिजाइन की यूनिट को लेके, तो रिपीटिशन जो होता है उसका वो, और साथ ही साथ उसमें एक एस्थेटिकल ब्यूटी मतलब उसका सौंदर्य बोध का होना जो है वो जरूरी है। और डिजाइनर का अपना अनुभव भी यहाँ पर बहुत काम करता है। वो अपने अनुभव से उसके हर बारीक से बारीक चीज को अभिव्यक्त बहुत अच्छी तरीके से करता है और एक तरीके से वो उस डिजाइन में या उस नमूने में जीवन का संचार करता है। तो डिजाइन यदि हम देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक डिजाइन या नमूने, नेचुरल डिजाइन, दूसरा है शैलीदार नमूने या स्टाइलिश्ड डिजाइन, तीसरा है ज्यामितीय नमूने या ज्योमेट्रिकल डिजाइन, और चौथे होते हैं अमूर्त डिजाइन या एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। तो प्राकृतिक नमूने क्या होते हैं? नेचुरल जो डिजाइन होते हैं वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, उसकी प्रेरणा जो होती है हमें प्रकृति से मिलती है। प्रकृति में पाए जाने वाले फल फूल, पेड़ पौधे, लताएं, बेल या फिर जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इनका चित्रण जो होता है वो हम नेचुरल डिजाइन में इनका उपयोग करते हैं या इनका चित्रण करते हैं। और इन सभी का बहुत ही सजीव और यथार्थ चित्रण जो है डिजाइनिंग में किया जाता है। और इसलिए इस तरह के जो प्राकृतिक नमूने होते हैं इसे हम वास्तविक नमूने या रियलिस्टिक डिजाइन भी कहते हैं। फूलों का चित्रण प्राकृतिक रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है। फूलों से बनने वाले नमूने को हम निरंतर रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, और इससे जो डिजाइन बनती है वो फ्लोरल डिजाइन
कहलाती है, जो कि सभी लोग काफी इसे पसंद करते हैं। इसमें फूलों के तने के साथ साथ फल, उसकी पत्तियां, उसकी बेल, इन सब का संगम या इन सब को मिला जुला कर जो है वो एक डिजाइन तैयार किया जाता है। और ज्यादातर फूलों के गुच्छे, बंच ऑफ फ्लावर्स ही बनाए जाते हैं। इनका उपयोग बहुत अधिक होता है। खासकर प्राचीन समय में कारपेट जो फैब्रिक्स होते थे उनमें पर्शियन शैली के प्लेन और शेडेड जो फूल होते थे, बहुतायत में इनकी चित्र जो है उसमें इनका ये उपयोग करते थे डिजाइनिंग के लिए। फूलों की बेल जो होती है वो प्रायः दर्शाई जाती है बॉर्डर में, है ना। बॉर्डर में हम फूलों की बेल को ज्यादा उपयोग करते हैं। प्राचीन यदि हम इसका इतिहास देखें डिजाइनिंग का, तो अकबर के जमाने की जो पेंटिंग्स थी उसमें हाफ ब्लूमिंग फ्लावर, मतलब आधे खिले हुए फूल का ज्यादा चित्रण देखने को मिलता है। उसी तरह से जहांगीर के समय में फुल ब्लॉसम्स, मतलब पूर्ण रूप से विकसित फूलों का चित्रण ज्यादा उन्होंने दिखाया अपनी चित्रकारी में, डिजाइनिंग में। और शाहजहां के समय में पत्तियों के साथ साथ छोटे छोटे फूलों का चित्रण किया गया। साथ ही साथ इस समय में जीवन रूपी पेड़, ट्री ऑफ लाइफ नामक एक डिजाइन या एक मोटिव था जो कि काफी अधिक प्रचलित था। अजंता और एलोरा की गुफा में चित्रों के साथ साथ हमें बहुत से और जंतु जानवरों के आकृतियां देखने को मिलती हैं। मानव पशु आकृति, जिसमें मानव को शिकार करते दिखाया गया है, कहीं पर से हंसते मुस्कुराते उल्लास करते हुए अपना जीवन जीते हुए दिखाया गया है। और इस तरह की जो चित्रकारी या उन्होंने की है, डिजाइनिंग की है, उसमें मुख्य रूप से काले, भूरे और पीले रंगों का, काले, भूरे, पीले और सफेद रंगों का प्रयोग दिखाया गया है। सभी प्राचीन कलाओं में पक्षियां जो होती थी उनके आकार को जीवन रूपी घटक के रूप में चित्रित किया गया है। हर कलाकार ने क्या किया है, प्राचीन समय में जो चिड़िया होती थी या जो पक्षियां होते थे उनके चित्रों को इन्होंने किसके साथ तुलना की, इसकी जीवन रूपी घटक के रूप में इन्होंने इसको चित्रित की उस समय के कलाकारों ने। और प्रकृति के साथ हमारे जीवन के संबंध की उन्होंने इस तरह से अभिव्यक्ति की। पात्र शैली या पोर्ट्रेट स्टाइल में भी उस जमाने में प्राचीन काल में काफी प्रचलित थी। इसमें भी पक्षी को बहुत से रूप और आकार में अलग अलग तरह से दिखाया गया है। कुछ पशुओं, पक्षियों और प्राकृतिक वस्तुओं को हमने अपने दैनिक और सामाजिक जीवन में प्रतीकों के रूप में भी लिया है। ठीक है, आज भी हम उन प्रतीकों को जानते हैं और मानते हैं। और ये प्रतीक या सिंबल्स हैं, जैसे पशु के रूप में हाथी, सिंह, मछली और हिरण, इनको हम शुभ मानते। जैसे आप सिंह को मत्था मानते हैं क्योंकि देवी का ये वाहन है ना। मछली को हम शुभ मानते हैं। उसी तरह से फूल पत्तियों में कमल, गुलाब, तुलसी, वट वृक्ष या पीपल जो है, इनको हम एक प्रतीक, सिंबल के रूप में हम, ये प्राचीन समय में भी था और इसको आज भी हम आधुनिक समय में भी इसको हम मानते हैं। पक्षी के रूप में मोर, हंस, तोता, और प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें थी, ये प्राकृतिक नमूने, नेचुरल जो डिजाइन्स होते थे, मोटिव्स होते थे, उसमें यूज किए जाते हैं। ये देखिए, ये नेचुरल कुछ डिजाइन्स का इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि जो नेचुरल डिजाइन जो है, जो चित्रकारी में या डिजाइनिंग में यूज करते हैं, तो ये प्राकृतिक नमूने का एक उदाहरण है। दूसरा है शैलीदार नमूने या स्टाइलिश्ड डिजाइन। शैलीदार या शैलीयुक्त नमूनों में विशेष समय, मतलब कौन से समय का है ये, उसका वंश कौन से वंश का है, या उसमें परिस्थिति की छाप, इंप्रेशन देखने को मिलती है। मतलब जो स्टाइलिश डिजाइन होती है उसमें किसी काल विशेष की और परिस्थिति की हमें एक छाप मिलती है देखने को, और उस छाप को देखकर समझकर उस नमूने को हम अतीत की गहराइयों में ले जाते हैं और उससे जोड़ते हैं कि अरे ये डिजाइन तो उस काल में बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये स्टाइलिश नमूने की एक खासियत या विशेषता होती है कि वो किसी विशेष वंश, समय या परिस्थिति के साथ इनको हम जोड़कर देखते हैं। यदि हम किसी एक काल, वंश या परिस्थिति में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को एक साथ रखकर उनका अध्ययन करें, तो ये देखेंगे कि ये सभी सजावटी वस्तुओं पर नमूनों की शैली रूपांतरण प्रायः समान रूप से ही किया जाता है। इन वस्तुओं की आकृतियों, स्वरूपों, रंगों एवं आकारों में प्रचलित परंपरागत विशेषताएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हमारे देश की पारंपरिक कलाओं में और शिल्पों में कई शैलियां बहुत अधिक विकसित हुई या बहुत अधिक उन्होंने
डेवलप किया। इनके प्रमुख है, इनमें प्रमुख जो कलाकारी या चित्रकारी कला है उसमें पेंटिंग है, विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स, उसमें भी गुफा चित्र शैली अलग है, पहाड़ी शैली अलग है, मुगल व आधुनिक शैली अलग है, मूर्ति कला अलग है, ठीक है, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती है। वास्तुकला के साथ मंदिर की शैली अलग है, पात्र कला अलग है, जैसे विभिन्न पात्र में पॉटरी जिससे हम स्टाइल कहते हैं। दूसरी कास्ट कला है, वुडन, ठीक है, स्टाइल, वुड में भी हम कलाकारी या डिजाइनिंग करते हैं। नक्काशी कला है, बेत कला है, या फिर आभूषण हो या मीनाकारी का काम हो, इन सारे क्षेत्रों में जो है वो कलाएं जो है वो और शिल्प जो है ये बहुत अधिक जो है वो विकसित हुई है। और इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के नमूने जो है, डिजाइन जो है हमें देखने को, शैलीदार नमूने जो है वो देखने को मिलते हैं। वस्त्र कला पर हमेशा से ही चित्रकारी, छपाई, बुनाई और कशीदाकारी में क्षेत्र विशेष से उत्पन्न शैलियों पर पारंपरिक व सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। ठीक है, वस्त्र कला मतलब फैब्रिक की जो डिजाइनिंग होती है वो मुख्य रूप से या तो उसमें पेंटिंग होती है या प्रिंटिंग होती है, वीविंग के द्वारा डिजाइन बनती है, या फिर उस पर हम एम्ब्रॉयडरी करके डिजाइन बनाते हैं। और इसमें भी वो पारंपरिक शैली जो है उनका प्रभाव देखने को मिलता है। इन शैली युक्त विशेषताओं की अनुपम धरोहर जो है विभिन्न नमूनों के रूप में आज भी हमारे पास सुरक्षित है। वस्त्रों पर नमूने की जो शैलियां होती हैं वो कई प्रकार की होती है। जैसे चित्रकारी में आपने भी नाम सुना होगा, मधुबनी, कलमकारी, नाथद्वार, पहाड़ी शैली। उसी तरह से रंगाई और छपाई में बहुत अधिक प्रचलित है, बांधनी है, बाटिक है, सांगानेर प्रिंट है, उत्तर प्रदेश की कैरी प्रिंट जो होती है वो भी बहुत चलती है ना। उसी तरह से बुनाई में, बुनाई से जो तैयार होती है डिजाइनिंग, जो डिजाइन तैयार होते हैं उसमें पटोला है, पैठनी है, इक्कत है, जामदानी है, चंदेरी है, महेश्वरी है। इसमें बुनाई के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के डिजाइन जो है वो फैब्रिक पर बनाए जाते हैं। और कशीदाकारी जो है ये भी बहुत अधिक वस्त्रों पर देखी जाती है। हर राज्य की अलग अपनी कशीदाकारी होती है, एम्ब्रॉयडरी कला होती है। जैसे कश्मीर का कशीदा है, लखनऊ की चिकनकारी है, बंगाल का कांथा है, पंजाब की फुलकारी है। तो इस तरह से हर स्टेट की अपनी एक कला जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो कलाएं हैं वो सारे शैलीदार नमूने या स्टाइलिश डिजाइन के श्रेणी में आते हैं। ये देखिए स्टाइलिश डिजाइन का कुछ एग्जाम्पल इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है। ऊपर की तरफ बांधनी है, राइट हैंड साइड पे बटिक का काम है, बीच में जो है वो कश्मीर का कशीदाकारी दिया है। फिर इस तरफ ब्लू जो हाथी दिख रहे हैं वो कलमकारी है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रोकेट है और कैरी डिजाइन जो उत्तर प्रदेश की, उसका एक पर्स दिखाया गया है, मिरर वर्क दिखाया गया है। तो ये अलग अलग जो कलाएं हैं वो शैलीदार नमूने के अंतर्गत आती हैं। उपरोक्त सभी शैलियों में प्राकृतिक ज्यामिति, जीव जंतुओं के साथ साथ मानव शरीर की आकृतियों को नमूने के रूप में उनके चलन के अनुसार ले सकते हैं। और इन डिजाइन्स में रंगों की भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि कलरफुल डिजाइन है, फैब्रिक है, तो वो लोगों का ध्यान अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है। आधुनिक युग में फैशन के अनुसार हमारी जो शैलियां होती है, जो स्टाइल होती है वो बदलती रहती है, उसमें बदलाव आता रहता है। और वस्त्र और परिधान समय के अनुसार बदलते रहते हैं और परंपरा की जड़ें व परंपरागत नमूने कभी नहीं बदलते। ठीक है, फैशन बदलता है, फैब्रिक जो आज फैशन में है कल वो नहीं रहेगा, लेकिन जो ये हमारे परंपरागत डिजाइन से नमूने हैं वो नहीं बदलते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। डिजाइनर्स जो हैं वो अलग अलग समय में इन्हीं प्राचीन हस्तशिल्प से जन्मी शैलियों का रूपांतरण वस्त्र व परिधान में करते रहते हैं और इन शैलियों के नमूने भी यथावत ही रखे जाते हैं। तीसरा होता है जो डिजाइन का प्रकार, वो है ज्यामिति नमूने या ज्योमेट्रिकल डिजाइन। प्रकृति ने सृष्टि में निहित सभी दृष्टिगत, जिसको भी हम देख सकते, जो भी वस्तु हमने दृष्टिगत जो वस्तुएं हैं उनको एक निश्चित आकार दिया है। ठीक है, आप देखते होंगे हम मनुष्यों का भी एक आकार है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई है, पेड़ पौधों का एक आकार होता है, जीव जंतुओं का एक आकार होता है। तो प्रकृति ने सभी को दृष्टिगत जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को एक निश्चित आकार दिया है। आज मनुष्य ने अपनी कुशलता से बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया है, परंतु इसकी प्रेरणा उससे कहां से मिली? प्रकृति से ही प्राप्त हुई। किसी भी वस्तु की ज्यामिति का आधार जानने के लिए उसके हम चारों ओर रेखा खींचते हैं, इससे उसकी
बाह्य रेखा आउटलाइन हमें मिलती है और उससे हमें उस वस्तु की आकृति का पता चलता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की ज्यामिति आधार क्या है, उसका आकार क्या, ये जानने के लिए हम उसके चारों ओर लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, जिससे हमें उसकी एक आउटलाइन, जैसे आप देखते होंगे आप पैटर्न बनाते हैं स्टिचिंग के दौरान ड्रेस के लिए, तो उसकी एक आउटलाइन खींचते, एक रेखा खींचते, जिससे आपको उसके आकार का पता चल जाता है। ठीक है ना, तो उसके आउटलाइन से हमें उस वस्तु की शेप का या आकार का पता चलता है। ये ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं, वो बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे सर्कल हो गया, ओवल हो गया, डॉट्स में हो गए, स्क्वायर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, ठीक है, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्रिकल जो है वो आकृतियां होती हैं। इनमें से वृत्त या सर्कल जो होता है, आयत, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ये तीन आकृति जो है वो प्रमुख होती हैं। अन्य सभी नमूनों की अपेक्षा ज्यामितीय नमूनों का निर्धारण, प्लेसमेंट, वस्त्र निर्धारण, परिधान में आसान होता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते हैं उनका प्लेसमेंट फैब्रिक पर करना आसान होता है, या इसको हम फैब्रिक पर बहुत आसानी से इसको निर्धारित करके जल्दी जल्दी हम इससे एक पूरा फैब्रिक डिजाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्लेसमेंट करना जो है वो आसान होता है। इन नमूनों में एक सुनियोजित यथार्थता होती है, मतलब एक एक्यूरेसी होती है, एक नाप होता है, एक मेजरमेंट होता है, जिसके आधार पर हम इसे प्लेसमेंट, इसका प्लेसमेंट जो है वो फैब्रिक पर करते हैं। आकृतियां रेखाओं से बनती है और ये रेखाएं खड़ी, आड़ी और वक्र रेखा हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, कर्व लाइन हो सकती है। सीधी सरल रेखाएं ज्यामिति की, ज्योमेट्री की जो परिचायक होती हैं और ज्यामितीय नमूने आसानी से छापे जा सकते हैं। अधिकांश ज्यामितीय नमूने सममितीय या सिमेट्रिकल होते हैं। वस्त्र और परिधान में सममिति का उद्देश्य ज्यामितीय विभाजन व पैटर्निंग द्वारा पूर्ण होता है। ज्यामितीय नमूनों का प्राचीन कच्ची कारीकला, मोज़ेक आर्ट जो होता है, जैसे आप आज भी देखते हैं आपके घर में फर्श पे, फ्लोर में टाइल्स लगी होती है, कितनी सुंदर तरीके से वो टाइल्स के डिजाइन को आपस में मिक्स करके लगाते हैं, कहीं से वो अलग नहीं लगता। ये जो मोज़ेक आर्ट होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स ही बने होते हैं, इन्हीं का उपयोग होता है। और मुगल कालीन जो मुस्लिम वास्तुशिल्प कला थी, उस समय में विभिन्न रंग और इनके संयोजन से ज्यामितीय मोज़ेक डिजाइन जो है वो बनाए जाते थे। तत्पश्चात या उसके बाद इन डिजाइन्स को हमने किसमें, कारपेट में और फ्लोरिंग के साथ साथ बिछावन के जो वस्त्र होते हैं, कारपेट के साथ साथ बिछाने का मतलब जैसे बेडशीट्स वगैरह हो गई, उसमें इनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। खुरदुरे पोत पर ज्योमेट्रिक डिजाइन काफी आकर्षक लगते हैं। जैसे टेक्सचर यदि आपके फैब्रिक का थोड़ा सा रफ है तो इस पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन काफी उभर कर आते हैं। साड़ी के बॉर्डर, दरी, वॉल हैंगिंग, टॉवेल, जूट से बने जो फैब्रिक्स होते हैं या बैग्स होते हैं, इन पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन का अलग अलग रंगों के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे भी ज्योमेट्रिकल नमूने आप देख रहे हैं, इसमें साइड में दिखाया जा रहा है, ज्योमेट्रिकल नमूने जो है वो बनाए जाते हैं। मणिपुर के वस्त्र और परिधानों में डिजाइन की रचना जो होती है वो ज्योमेट्रिक पैटर्न पर ही आधारित होती है, और पुरुषों के परिधानों में मुख्य रूप से चेक्स और स्ट्राइप्स या धारियां जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, चौथे नंबर की जो हमारी डिजाइन होती है वो है अमूर्त नमूने या फिर एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। अमूर्त नमूने क्या होते हैं? इसमें लाइन, शेप, आकार का कोई महत्व नहीं होता, इसको सिर्फ आपको एक कलर के माध्यम से उसको, फिगर को दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ये अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन कहलाते हैं। अमूर्त नमूनों में चित्र या आकृति का अभाव होता है। डिजाइनर द्वारा संप्रेषित विचार प्रतीकों एवं रंगों के द्वारा समझाए जाते हैं। आधुनिक समय में स्वतंत्र चित्रण में उन्मुक्त विचारों द्वारा इनका उदय हुआ, और यह नमूने जो किसी तरह के बंधन विशेष में नहीं रहते, फ्री हैंड ये ड्राइंग या स्केचिंग होती है, इसमें डिजाइनर जो है उसके नमूने वो अपना बनाता है। रचनाकार द्वारा व्यक्त किया गया भाव महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन्हें, या इस तरह के जो डिजाइन्स होते हैं, इन्हें भाववाचक नमूने भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनिंग में वस्तु
पूरी तरह से चित्रित नहीं किए जाते। वस्तु की वास्तविकता व उनके चित्रण में कोई सीधा संबंध नहीं होता। वस्तु को जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष दर्शाने के लिए आउटलाइन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें आकार या आकृति को दिखाने के लिए किसी तरह से आउटलाइन का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल उसके रंग जो द्वारा ही वस्तु की आकृति जो है उसको बनाई जाती, दिखाई जाती है। और कला की दृष्टि से ये इस तरह की जो विधा होती है डिजाइनिंग की, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनिंग की जो कला है, वो रचनात्मक प्रयोग के अंतर्गत आती है। कलाकृति में मनुष्य प्रयुक्त जो नमूने होते हैं उनको किसी भी तरह से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, और इनमें प्रमुख तत्व होते हैं आपकी भावना, आपकी फीलिंग्स। मतलब जो डिजाइनर होता है वो अपने भावनाओं को रंगों के द्वारा जब उकेरता है, उसका स्केच बनाता है, तो वो भाववाचक नमूने या एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन कहलाते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देखिए, साइड में एक कोई आकार नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, कलर के माध्यम से उन्होंने कुछ लाइन उसके माध्यम से बनाया है, और जिसमें आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये कृष्ण जी की आकृति है। तो इस तरह से जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नमूने होते हैं, जिसमें पूरा फुल आकार या पूरी आकृति दर्शाई नहीं जाती, रंगों के माध्यम से उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक चित्रकला से भावों की अभिव्यक्ति शुरू हुई और अपने आसपास की वस्तुओं से होती हुई यह वस्त्र और परिधानों पर भी काफी मुखर होकर दिखाई दी। अब परिधानों का आकार जो है वो बंधन मुक्त हो गया है, और बंधन मुक्त होकर जरूरत के आधार पर सिमट गया है। अब परिधान पहनने वाला व्यक्ति जो है अपनी रुचि और सोच के अनुसार वस्त्र और परिधान का चयन करता है। अगर उसे पसंद है तभी वो उसे क्रय करता है, खरीदता है और पहनता है। तो मतलब व्यक्ति अपनी रुचि और सोच जो है व्यक्ति की वो डेवलप हो गई है, और उसके अनुसार वो अपने परिधानों में फेरबदल करने में सक्षम हो गया है। प्रत्यक्ष रंगों के माध्यम से उसकी कल्पनाशीलता जो होती, जो डिजाइनर है उसकी कल्पनाशीलता जो है वो नित नए आयाम को छूते जा रही है, और वो हर तरह से कोशिश करता है कि एक सुंदर और आकर्षक डिजाइन जो है वो आप और हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। आज जो है कारपेट, दरी, बेडशीट या फर्निशिंग, अपोस्ट्री जो है, जो घर के जो पर्दे वर्दे में जो यूज होते हैं कपड़े, वस्त्र, उसमें एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन का प्रचलन जो है वो काफी देखने को मिल रहा है, और ये देखने में काफी सुंदर और आकर्षक भी लगते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है प्राकृतिक नमूने का कुछ एग्जाम्पल है, नेचुरल डिजाइन। उसमें बीच में जीवन वृक्ष दिखाया गया, जो कि काफी प्राचीन समय में भी इसे वृक्ष को मनुष्य के जीवन के साथ जोड़कर उससे संबंधित अभिव्यक्ति जो है वो की गई थी कलाकार के द्वारा। ये सारे नेचुरल डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। ये भी नेचुरल डिजाइन ही हैं। ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन में देखिए इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है, विभिन्न प्रकार के नमूने जो है वो ज्योमेट्रिक शेप में इनको तैयार किया गया है। ये जो है एब्स्ट्रैक्ट डिजाइनिंग का एक नमूना है, जिसमें कोई रेखा आकार का प्रयोग, मतलब आकृति नहीं बनाई गई है, रंगों के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। जैसे एक बटरफ्लाई दिख रही है, एक घोड़ा दिख रहा है ना, इस तरफ की लेफ्ट साइड में एक ट्री दिख रही है जो रंगों के माध्यम से बताया गया, नीचे कुछ स्केचेस दिख रहे हैं मॉडल्स के। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन होते हैं जिसमें हमें उस चीज का आभास होता है चित्र का, जिससे हम उसे पहचानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी। थैंक यू, धन्यवाद। आज का लेक्चर जो था वो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद।